इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट कैंपस प्लेसमेंट देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी बातें आपके सामने रखने वाला हूं जो आपको एक बार सोचने पे मजबूर कर दे। हाय एवरीवन, आई एम नितिश भारती एंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज शॉकिंग फैक्ट्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, जिसके सब टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से हैं। क्या कैंपस प्लेसमेंट टोटली एक लक का गेम है? हु केयर्स ऑफ योर कैंपस प्लेसमेंट? फेक फैक्टर्स जो हम सोचते हैं कि हमारे कैंपस प्लेसमेंट को अफेक्ट कर रही है। कंपनी के अंदर क्या सीन होता है आपके प्लेसमेंट, आपके रिक्रूटमेंट को लेके। एंड लास्ट टॉपिक, कैंपस प्लेसमेंट इज फॉर इंटायर ईयर। हालांकि ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपको इसकी गहराइयों को समझाऊं। अभी तक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा कि आखिर इस वीडियो में भैया क्या बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं चीजें उससे भी आगे बढ़ के हैं। इन सारी चीजों के ऊपर आपका अपना एक मत हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद आपके पर्सपेक्टिव में कुछ चेंजेस आएंगे। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हुए टॉपिक नंबर 1। मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट कैंपस प्लेसमेंट इज अ गेम ऑफ लक, सो आई वुड स्टार्ट विथ व्हाई आई स्टार्ट बिलीविंग सच। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था तब तक मेरी अपने कॉलेज में किसी भी सीनियर से कुछ खास इंटरेक्शन नहीं थी, तो मैं एक दायरे के अंदर ही रहा करता था। मुझे कुछ खास पता नहीं चलता था कि कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट रिगार्डिंग कुछ चीजें हो भी रही है या नहीं हो रही। लेकिन जब सेकंड ईयर में आया, कुछ सीनियर से मिला, तो मुझे थोड़ी थोड़ी खबर आने लगी कि हाँ, कुछ प्लेसमेंट रिगार्डिंग चीजें हो रही है। कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि एक ऐसे भैया जो कभी क्लास नहीं जाते हैं, पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, हमेशा दारू नशा पार्टी ये सब कर रहे हैं, उनका प्लेसमेंट हो गया। वहीं पे एक भैया है जिनको मैं काफी अच्छे से जानता हूँ, ही इज स्ट्रगलिंग। तो फर्स्ट टाइम वहां से एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि कैंपस प्लेसमेंट इज जस्ट सम सॉर्ट ऑफ लक गेम। और जब थर्ड ईयर में आया, कंपनी इंटर्नशिप के लिए आई, हम लोग ओए दे रहे थे एक साथ ग्रुप में। वहां पे जैसे मान लो अगर 5 स्टूडेंट्स थे तो उसमें से 2 स्टूडेंट्स का हुआ और 3 का नहीं हुआ, जबकि सब लोग का आंसर सेम ही था। तो अब ये सारी चीजें लक बेस्ड ज्यादा लगने लगी थी। फिर कुछ दिनों बाद कुछ लोगों के इंटरव्यू हुए, वहां पे जो वेल स्पोकन टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे उनका नहीं हुआ, जबकि कुछ एवरेज स्टूडेंट्स थे उनका हो गया। तो पता लगाना चाहा कि आखिर बात क्या है। पता चला कि जितने भी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स थे उनसे चिंदी सवाल पूछा गया था, और जितने भी वेल स्पोकन टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे उनसे कठिन सवाल पूछे। एंड मोस्ट ऑफ अस तभी से ये बात मानने लगे कि दिस इंटायर थिंग इज अ गेम ऑफ लक। इट इज द लक हु गिव्स द फाइनल कॉल। इट इज द लक व्हाट मैटर मोस्ट। इट इज द गेम ऑफ लक, ओनली लक। लेकिन एक बार और जरा हिम्मत करके हमने खुद से सोचा होता, या हमने खुद से पूछा होता कि आखिर रिक्रूटर ने उस टैलेंटेड वेल स्पोकन स्टूडेंट से टफ क्वेश्चन क्यों पूछे और उस एवरेज स्टूडेंट से स्मूथ क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन क्यों पूछा। भैया यही तो लक है ना। अगर उस एवरेज स्टूडेंट से अगर किसी ने टफ क्वेश्चन पूछ लिए होते तो उसका सिलेक्शन नहीं होता, या उस टैलेंटेड स्टूडेंट से अगर उसने इजी क्वेश्चन पूछे होते तो शायद उसका सिलेक्शन हो गया होता। लेकिन तुम इस हिसाब से भी एक बार सोच सकते हो, वो जो रिक्रूटर था, वो जो इंटरव्यूअर था, वो उस टैलेंटेड स्टूडेंट्स को देखकर ये जानना चाहता था कि तुम कितना जानते हो, और उस एवरेज स्टूडेंट्स को देखकर ये पता लगा रहा हो कि तुम इतना तो जानते हो ना। क्या पता वो कंपनी एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ही आई हो। रिक्रूटर के पास तुम्हारा रिज्यूमे होता है, उसे पता होता है कि तुम एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो या ओवर टैलेंटेड। कंक्लूडिंग ऑल, मैं ये बोलना चाहूंगा कि लक इज अ फैक्टर, बट मोर इंपोर्टेंट इज हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, how you are expressing yourself. Are you even fit for that company? Does that company afford people like you? इसके बारे में और भी क्लियर पिक्चर आपको पता चलेगा जब मैं कंपनी इनसाइडर के बारे में बता रहा हूँ। अभी आपके पास 2 चॉइस है। कैंपस प्लेसमेंट को एक लक का गेम समझ के बैठ जाओ कि भगवान भरोसे हैं, भाग्य भरोसे हैं, होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, या इसके रियल रीजन को समझो और अपने पढ़ाई प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। आप लोग में से काफी लोगों को ये पता नहीं होगा कि कंपनी के अंदर हायरिंग प्रोसेस का क्या सीन रहता है। कंपनी के अंदर हायरिंग साल भर चल रही होती है। इसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है जो ये काम कर रहा हो। कंपनी हायरिंग या रिक्रूटमेंट में काफी पैसा खर्च करते हैं और किसी पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ टाइम में आपके कॉलेज में विजिट करते हैं। क्योंकि आप फ्रेशर हो तो आपको सेलेक्ट करने के लिए इनका जो पैरामीटर होता है वो थोड़ा सा अलग हो। कंपनी जब फ्रेशर को सेलेक्ट करती है तो कुछ समय तक उसे ट्रेनिंग में रखती है, जिसको आप प्रोबेशन पीरियड के नाम से जानते हो। और ट्रेनिंग के दौरान उनको इंडस्ट्री लेवल स्किल सिखाए जाते हैं, उनको काम सिखाया जाता है, काम कैसे करवाना ये सिखाया जाता है। और जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उनको एक डेजिग्नेटेड पोस्ट देकर एक प्रोजेक्ट के अंदर असाइन करते हैं। जो प्राइम कंसर्न होती है किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम का कि जो भी बंदा को वो सेलेक्ट करे, आफ्टर ट्रेनिंग वो उसी कंपनी के लिए काम करे। सो दे विल डेफिनेटली एक्सेस यू दैट आफ्टर ट्रेनिंग यू विल स्टिक टू दैट कंपनी और नॉट, एटलीस्ट फॉर 2 और 3 years। कम्युनिकेशन स्किल इज नंबर 1 स्किल दैट दे विल लुक इनटू यू। अगर टेक्निकल स्किल बेसिक लेवल का भी है, उन्हें पता है कि वो आपको ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ सिखा दें। सो अगर कोई कैंडिडेट है जो 40% स्कोर किया अपने टेक्निकल पार्ट में और 80% अपने कम्युनिकेशन पार्ट में, तो उसका चांस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा है उससे जो 80% अपने टेक्निकल पार्ट में किया है और 40% अपनी कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज अल्टीमेट एंड एज सच कोई परसेंटेज या रेशियो नहीं होता है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी आपको अच्छी सैलरी दे रही है और वो चाहता है कि आप टेक्निकली साउंड हो, तो वहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल से काम नहीं चलेगा। वहां पे आपको टेक्निकली साउंड भी होना पड़ेगा और कम्युनिकेशन तो आपको अव्वल दर्जे का रखना ही पड़ेगा। सो अगर कोई कंपनी एवरेज पैकेज के साथ आ रही है और आपने अपने
रेज्यूमे में 20 प्लस स्किल्स मेंशन किए हैं, वो ये देखकर इम्प्रेस जरूर होगा, लेकिन आपको रिजेक्ट करेगा। उसे भी पता है आफ्टर ट्रेनिंग तुम्हारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी होंगे दूसरी कंपनी में जहां तुम्हें बेटर सैलरी मिलेगी, तो तुम उस कंपनी में रहोगे ही नहीं। सो समटाइम यू ऑल्सो नीड टू एक्ट डम इफ यू वांट दैट अपॉर्चुनिटी। नंबर 1, गर्ल्स फैक्टर या बॉयज। कुछ कंपनियां लड़कियों के लिए आती है, सिर्फ गर्ल कैंडिडेट को ही ऑफर करती, फिर तुम लड़कियों को अपने प्लेसमेंट जर्नी का एक विलेन मान लेते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करना है ये प्री डिसाइडेड रहता है, कितने मेल कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं ये भी प्री डिसाइडेड रहता है, कितने फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं ये भी प्री डिसाइडेड रहता है। एक्चुअली इफ यू आर ए मेल कैंडिडेट, तुम्हारा कोई कंपटीशन ही नहीं है लड़कियों से। रिक्रूटर आउट ऑफ बेस्ट मेल कैंडिडेट को चुनेगी, रिक्रूटर आउट ऑफ बेस्ट फीमेल कैंडिडेट को चुनेगी, एंड दिस इंटायर थिंग इज वैलिड फॉर बोथ। तो अगर कोई आपको बोले कि इस कंपनी में सिर्फ लड़कियों का सिलेक्शन होगा, लड़कों को नहीं लेगा, या इसका उल्टा, देन आप वहां से चुपचाप सरक जाओ, क्योंकि वो सारी बातें आपके मोरल और आपकी एनर्जी को डाउन करने के अलावा कुछ नहीं करेगी। सेकंड फेक फैक्टर इज लोकल फैक्टर या लैंग्वेज। कुछ इसी प्रकार का बात इस चीज के साथ भी। भाई ये कंपनी लोकल लोगों को ज्यादा फेवर करती है। जैसे मेरा कॉलेज बंगाल में था, पीपल यूज्ड टू से दैट बंगाली स्टूडेंट्स का ज्यादा चांस है इस कंपनी में। देखो, अगर कंपनी बंगाल बेस्ड है और उसके क्लाइंट्स लोकल लोग हैं, तो कोई भी कंपनी यही चाहेगी कि ऐसे लोग आएं जो लोकल लोग को हैंडल कर सकते हैं, जिनको लोकल लैंग्वेज आती है। अगर तुम भी रिक्रूटर के जगह पे होते तो तुम भी यही सोचते। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके क्लाइंट्स इंटरनेशनल होते हैं, जिसके क्लाइंट अक्रॉस द इंडिया फैला हुआ है, तो वो इस टाइप से नहीं देखेंगे। दे विल फेवर इक्वली बोथ यू एंड लोकल पीपल। मैं खुद कोलकाता बेस्ड कंपनी में हूँ, मैं मिथिलांचल से हूँ, मिथिलावासी हूँ, और हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज है मुझे, बंगाली तो टूटी फूटी आती है। एंड थर्ड फेक फैक्टर इज लक फैक्टर। देखो, मैं लक फैक्टर को फेक फैक्टर नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके भरोसे बैठे रहते हैं कि होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहनत करो भाई। कब का मेहनत कब काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। अपने हर दिन को एक काउंटेबल डे बनाओ।